ऑर्डर और डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर के बारे में ध्यान रखेंगे कि हाईएस्ट डेरिवेटिव अपेयर इन द इक्वेशन। तो इक्वेशन के अंदर जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव अपेयर होगा वही उसका ऑर्डर होगा। दूसरी बात कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसका पावर जो होता है वो डिग्री कहलाता है, लेकिन डिग्री हमेशा इक्वेशन में डिफाइन हो ये ज़रूरी नहीं है। डिग्री तभी डिफाइन होगी जब पॉलिनोमियल के फॉर्म में जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी गई है वो पॉलिनोमियल शेप में रहे। पॉलिनोमियल शेप का मतलब क्या कि डिफरेंशिएशन के आगे ना तो कोई लॉग हो ना कोई एक्सपोनेंशियल हो, इस तरीके का कोई भी फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तभी वो डिफाइन होगी, अदरवाइज वो डिफाइन नहीं होगी। तो अब जैसे पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पूरा एक्सप्रेशन, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो मुझे रिप्रेजेंट हो रहा है वो कौन सा रिप्रेजेंट हो रहा है, सेकेंड। तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर हो गया वो कितना हो गया 2 और इसकी डिग्री कितनी हो गई 3, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव का जो पावर है। और साथ में हम देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में, पॉलिनोमियल फॉर्म में है कि नहीं। अच्छा, अब मैं सेकंड पे आता हूँ। अब जब सेकंड वाले पार्ट में मैं आऊँगा तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा ऑर्डर। तो ऑर्डर इसका कितना है और डिग्री, तो मैं कहूँगा डिग्री अगर 1 है तो ये मैं गलत बोल जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में तुमको बताया गया वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होना चाहिए, पॉलिनोमियल। यहाँ पे पावर कितनी लिखी है 5/3, तो 5/3 क्या हो गया, रेडिकल साइन हो गया कि नहीं हो गया। तो एक्सप्रेशन रेडिकल साइन से जब फ्री होगा तभी वो पॉलिनोमियल शेप में आएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो हम इसको पहले सही करेंगे और जब मैं इसको सही करूंगा तो ये पॉलिनोमियल शेप में तभी तो आएगा, d2y/dx2 होल क्यूब इक्वल टू 1 + dy/dx होल टू द पावर 4 और टोटल पे पावर कितना 5। और अब मैं देख रहा हूँ ये पॉलिनोमियल शेप में आ गया कि नहीं आ गया। तो इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री क्या है 3 है। फिर थर्ड क्वेश्चन, अब जब मैं थर्ड क्वेश्चन में आ रहा हूं तो मैं इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव तो मैं देख रहा हूं हर जगह y' ही लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर तो 1 होगा, लेकिन डिग्री, तो डिग्री अभी नहीं बता पाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि ये किसके अंदर लिखा हुआ, लॉग, और लॉग के अंदर लिखा हुआ तो इसका मतलब ये फ्री फ्रॉम ना तो रेडिकल साइन है ना ही ये पॉलिनोमियल शेप में है, तो इसका मतलब अभी इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। लेकिन मैं डिग्री डिफाइन नहीं है ये सीधे नहीं बोलूंगा, मैं ये देखने की कोशिश करूंगा, ये सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कहीं ऐसा तो नहीं एक्सप्रेशन जो है फ्री फ्रॉम क्या हो जाए, रेडिकल साइन, यानी कि उसको हम पॉलिनोमियल शेप में कहीं ऐसा तो नहीं लिख सकते हैं। तो मेरे दिमाग में बात ये आ रही थी कि ये जो अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये पूरा एक्सप्रेशन किसका है, ये एक एक्सपेंशन लिखा हुआ है। तो मेरे दिमाग में क्या गया, ये y = log ये e⁻y' का एक्सपेंशन था। e⁻x का एक्सपेंशन ये लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। और अब मैं देख रहा हूं कि ये लॉग वाला एक्सप्रेशन हट चुका है, और जब लॉग वाला एक्सप्रेशन हट गया तो यहां से अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई, ये पॉलिनोमियल शेप में आ गई। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 और डिग्री भी कितनी हो गई 1। फिर देन फोर्थ एक्सप्रेशन में जब मैं आऊंगा तो मैं यहां पे देख रहा हूं हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या अपेयर हो रहा है, सेकंड, इधर भी सेकंड लिखा हुआ है, तो ऑर्डर तो इसका क्या हो गया, सेकंड ही रहेगा। लेकिन डिग्री, तो डिग्री मैं क्या बता पाऊंगा, तो मैं बोलूंगा डिग्री नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये किसके अंदर आ गया, लॉग के अंदर आ गया। अब इसको मैं पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं, इसलिए इसकी डिग्री जो होगी वो क्या होगी, नॉट डिफाइंड। फिफ्थ, e⁻y' -xy' प्लस y = 0। अब मैं यहां पे देख रहा हूं हाईएस्ट डेरिवेटिव जो अपेयर हो रहा है वो थर्ड हो रहा है। अब चूंकि ये e की पावर में है तो इसलिए डिग्री तो अभी नहीं डिफाइन कर पा रहा है, क्योंकि पॉलिनोमियल शेप में दिखना चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा क्या मैं इसको पूरे एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल शेप में ला सकता हूं क्या। तो मैं यहां देख रहा हूं कि ये y' = अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, log xy' - y हो जाएगा।
अरे भाई मैंने क्या किया है कि इसको ये ऐसा लिख सकते थे, और जब ऐसा लिख सकते थे तो लॉग को मैं इधर क्या कर दिया, ट्रांसफर। अब ये पूरा एक्सप्रेशन किसके अंदर आ गया, लॉग के अंदर आ गया, और जब लॉग के अंदर आ गया तो यहाँ से डेरिवेटिव जो है वो लॉग से क्या फ्री हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है, इसलिए इसका ऑर्डर जो हो गया वो क्या हो गया 3, और जो डिग्री हो गई वो क्या हो गई, नॉट डिफाइंड। और एक बात और हम ध्यान रखेंगे कि अगर किसी ने इक्वेशन कोई बना के दे दी, क्या बना के दे दिया, इक्वेशन। अब जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन ये लिख दी, कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे ये x इंटू वाई इक्वल टू सी, तो यहाँ पे हम एक बात ध्यान रखेंगे, किसी ने अगर मुझे इसका ऑर्डर पूछ लिया तो मैं ये देखता हूँ c क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है कि नहीं, एक c क्या है। तो जब इक्वेशन के अंदर जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उस इक्वेशन का ऑर्डर भी उतना ही होता है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो ऑर्डर कितना, 1। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल्स टू द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये पॉइंट एक लिख लेंगे कॉपी में। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अभी हमने बात जो बताई है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन अगर कोई मुझे एक्सप्रेशन लिख दे और उसमें मुझे ऑर्डर बोले, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या बताएंगे, उसका ऑर्डर, लेकिन अगर कोई मुझसे डिग्री बोल देगा तो डिग्री देख के कभी नहीं बताई जा सकती। डिग्री बताने के लिए मुझे उसको पहले डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे कोई ऑर्डर बोलता है इस क्वेश्चन का, तो मैं देखता एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1, लेकिन डिग्री, तो अब मुझे इसको पहले क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने के लिए ये वही पुराना मैकेनिज्म है, ये रूट में लिखा हुआ है 1 + x² + 1 + y²। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग x = tan थीटा और y = tan phi रख के सॉल्व करते थे। तो थीटा = tan इनवर्स x और y = वैल्यू रख दी जाएगी और अब √1 + tan² थीटा, ये क्या आ जाएगा, sec थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, sec phi = k tan थीटा sec phi माइनस tan phi sec थीटा। और अब यहाँ पर एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, तो ये cos phi प्लस cos थीटा, sec का मतलब cos हो जाएगा, तो cos थीटा इंटू cos phi = k, यहाँ पे चेंज करेंगे sin थीटा माइनस sin phi और अपॉन में आ जाएगा cos थीटा cos phi। cos थीटा cos phi दोनों साइड से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये cos c + cos d, ये sin c - sin d। तो यहाँ पे फार्मूला लगा देते हैं, ये c समझ लो, इसको d समझ लो, तो ये भी c, ये d, तो यहाँ पे लगा दिया। तो 2 cos c + d/2 इंटू cos c - d/2 = k, 2 sin c - sin d का फॉर्मूला 2 cos c + d/2 इंटू sin c - d/2, ये फार्मूला होता था। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos वाले से cos कैंसिल हो जाएगा। अब cos अपॉन sin में लिख देता हूँ,
और अब इसको कॉस अपॉन साइन, ये क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू के। तो 2 कॉट इनवर्स के। अब यहाँ से थीटा और फाई की वैल्यू पुट कर दी जाएगी। तो थीटा और फाई की वैल्यू, तो थीटा मतलब क्या हो गया, tan इनवर्स x और ये tan इनवर्स y। और अब देन इसको हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये और y का डिफरेंशिएशन dy/dx, ये इक्वल टू 0। तो फाइनली dy/dx इज इक्वल्स टू रूट ओवर, तो मैं देख रहा हूँ कि dy/dx सीधे क्या, इसका पावर कितना आ रहा है, 1। तो यानी कि इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। नोट कर देंगे। तो अब बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है कि यहाँ पर अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन पता रहती थी तो उसका सोल्यूशन निकालते थे। अब उल्टा काम होगा कि हमें सोल्यूशन पता है तो ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन का रहा होगा ये हमें बताना है। तो उसके लिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया जाएगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है वो हमें गिवन होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट f ऑफ x, y c1, c2, c3 अप टू cn इक्विवेलेंट टू 0 बी द सोल्यूशन ऑफ, लिख लेना, बी द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर c1, c2, c3 अप टू cn बी द an arbitrary इंडिपेंडेंट कांस्टेंट। हर जगह देखो तुम्हें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में वो कांस्टेंट कैसा होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद इक्वेशन में कितने कांस्टेंट हम लोग को दिख रहे हैं, n दिख रहे हैं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन अप टू n times, differentiate equation up to n times, then we get n plus 1 equation, then we get n plus 1 equation with the help of n plus 1 equation। अच्छा एक बात बताओ कि हमने बोला कि n टाइम डिफरेंशिएट करें तो इक्वेशन हमें n प्लस 1 क्यों मिल रही है, क्योंकि n टाइम जब डिफरेंशिएट किया तो उससे n इक्वेशन और एक इक्वेशन ये है, तो टोटल इक्वेशन कितनी हो गई, n प्लस 1। विद द हेल्प ऑफ n प्लस 1 इक्वेशन एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, देन वी गेट रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नोट्स पे पॉइंट डाल देंगे, न्यू लाइन में लिखेंगे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वल मैथ्स वाला इक्वल लिख देना, इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हम एक बात ये ध्यान रख लेते हैं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में भी हमें सिर्फ किस तरीके का कांस्टेंट चाहिए, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कांस्टेंट क्या होता है कि जिसको फिर हम कुछ और चेंज करके लिख ना पाएँ, वो आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है। कैसे, जैसे c1 प्लस c2 लिखा है, तो अब याद करो कि इसको जोड़ के मैं एक न्यू कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने जैसे लैम्डा लिख दिया तो अब मैं लैम्डा को चेंज नहीं कर सकता हूँ। तो ये जो लैम्डा होगा ये इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कहलाएगा और ये डिपेंडेंट कांस्टेंट कहलाएगा। हमें आर्बिट्रेरी तो चाहिए, लेकिन कैसा चाहिए, इंडिपेंडेंट। आर्बिट्रेरी
का मतलब होता है जो हम अपनी मर्जी से जोड़ते हैं, जैसे इंडेफिनिट इंडिकेशन करते हो तो कभी कोई सी लगा दिया, कभी C1 कभी C2, तो आर्बिट्री मतलब स्वेच्छा से अपने मन से जो भी कांस्टेंट लगा दें। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सिर्फ कैसा चाहिए हमें, आर्बिट्रेरी के साथ साथ इंडिपेंडेंट भी चाहिए। अब यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन जैसे शुरुआत करता हूँ कि सपोज एक इक्वेशन मैंने ये दे दी कि y इक्वल टू C1 e टू दी पावर x प्लस C2 प्लस C3 e टू दी पावर x प्लस C4। हमने कहा कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन और वेयर C1 C2 C3 अप टू C4 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब C1 C2 C3 C4 ये कैसे कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी। तो तुरंत सबके दिमाग में बात जानी चाहिए, इस इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 4। तो जब इसमें 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो मुझे डिफरेंशिएशन कितनी बार करना पड़ेगा, 4। डिफरेंशिएशन कितनी बार करना पड़ेगा, 4 बार। तो मैं वहीं पे गलत हो जाऊंगा, क्यों, क्योंकि हम आर्बिट्रेरी तो बोल रहे हैं, लेकिन मैंने क्या बोला है, आर्बिट्रेरी तो चाहिए लेकिन इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो जो कांस्टेंट इसमें इन्वॉल्व हुए हैं उनकी तरफ जरूर सब लोग ध्यान रखेंगे, क्या ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट तो मैंने कैसे बोला कि जो कांस्टेंट दिए गए हैं ये देखो कि उन कांस्टेंट को चेंज करके मैं एक सिंगल कांस्टेंट में तो नहीं चेंज कर सकता हूँ, ये जरूर चेक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में अगर देखा जाए तो इसको मैं C e टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर C2 लिख सकता था कि नहीं, ये लिखा जा सकता था कि नहीं। अब C1 कांस्टेंट है और e की पावर C2 भी कांस्टेंट है, तो इसको मैं इंट्रोड्यूस करके एक न्यू कांस्टेंट बना सकता हूँ, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, इसको इंट्रोड्यूस करके मैंने न्यू कांस्टेंट नाम दे दिया। तो y बराबर लैम्डा e टू दी पावर x म्यू e टू दी पावर x। और अब मैं देख रहा हूँ कि e टू दी पावर x कॉमन कर लूँ तो ये लैम्डा प्लस म्यू मिलके फिर से न्यू कांस्टेंट बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, तो इसका नाम मैंने k रख दिया। और अब मैं यहाँ पे इक्वेशन में देख रहा हूँ कि ये जो मैंने k लिख दिया है, क्या मैं इस k को चेंज करके क्या कोई और सिंगल में बदल सकता हूँ, तो मैं कहूँगा नहीं बदल सकता हूँ, इसके अलावा ये चेंज नहीं हो सकता है। तो यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर यानी जो ये सोल्यूशन दिया गया है इसके अंदर कितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो मैं बोलूँगा कितना है, 1। तो इसलिए डिफरेंशिएशन इसका कितनी बार होगा, 1 बार होगा। तो यानी क्वेश्चन करते समय ये जरूर ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि चेंज होके सॉल्व हो जा रहा है। और एक बार जब डिफरेंशिएशन किया तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलेगी उसके अंदर कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए मुझे इस k को एलिमिनेट करना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ इक्वेशन a से वैल्यू पुट कर दूँ, तो जैसे इक्वेशन a से वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे यहाँ से ये मिल जाएगा। और अब अगर एक बात और बोले, एक छोटा सा डिस्कशन और, कि अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कितना है, एक था कि नहीं था, तो इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। लेकिन डिग्री वो तो सॉल्व होने के बाद ही बता पाएंगे। अब इसकी डिग्री कोई पूछे तो मैं बोलूँगा ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी क्या है, 1। इसको नोट करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल लाइज इन XY प्लेन। तो ये कोई जरूरी नहीं कि मुझे सोल्यूशन सीधे ही लिखा दिया जाए, मुझे भाषा में छुपाया जा सकता है। तो उस भाषा के हेल्प से तुम्हें पहले क्या बनानी पड़ेंगी, इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मुझे एक सर्किल की डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए जो XY प्लेन में लाई करेगा। तो जो XY प्लेन में लाई करेगा वो सर्किल कौन सा होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ से अगर देखूँ तो मुझे पहले सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन के अंदर कितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि G, F, C ये 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। अभी मैं सिर्फ आर्बिट्रेरी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अब ये सोचूंगा क्या मैं इसको बदल सकता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि इनको चेंज करके कोई और चेंज किया नहीं जा सकता है। इसको सिंगल कांस्टेंट या केवल 2 कांस्टेंट में चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के अंदर कितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हुए, तो मैं बोलूँगा 3। तो इसलिए इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 3 बार। और 3 बार जब करूँगा तो एक इक्वेशन ये हो गई और बाकी की 3, उससे टोटल इक्वेशन मिल गई मुझे 4। और विद द हेल्प ऑफ ये जो गिवन 4 इक्वेशन है, इससे मैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर दूंगा, जिससे मुझे फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर, तो 2x प्लस 2y
और एक बात और सोचेंगे सब लोग, क्या ध्यान रखेंगे, देखो इधर, जब मैंने ये कह दिया कि इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिल गए तो मैं आंख बंद करके डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा, ये नहीं सोचूंगा कि जब सब इक्वेशन मिल जाएंगे तभी मैं इंडिपेंडेंट कांस्टेंट को गायब करूंगा। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हो सकता है कि डिफरेंशिएशन के साथ साथ कांस्टेंट भी एलिमिनेट हो जाए। जरा ध्यान से देखो, एक सी गायब हो चुका है कि नहीं, एक बार डिफरेंशिएशन करने पे अब कितने रह गए, 2 ही रह गए कि नहीं, अभी डिफरेंशिएशन कितने बाकी, 2, तो एक बार और करना पड़ेगा। तो यहाँ तो एक को फर्स्ट और एक को क्या सेकंड, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा और y का डिफरेंशिएशन g का 0 हो जाएगा f और y डबल डैश। अब मैं यहाँ पे एक बात देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, तो बात ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है वो सिर्फ कितना रह गया, 1 रह गया। अब देखो क्या चीज़ लिखेंगे नहीं कोई लोग, अगर मैं यहाँ पे आंख बंद करके तीसरा डिफरेंशिएशन करूँगा तो f बना रहेगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ध्यान लगाऊं तो मेरे तीसरे डिफरेंशिएशन के साथ साथ ये कांस्टेंट भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो मुझे इसको एलिमिनेट करने के लिए एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ेगा। जरा ध्यान से देखो कैसे कर सकता था, मेरे दिमाग में बात आई कि मैंने इसको ऐसे लिख दिया और इसको लिखने के बाद फिर मैं इसको लिखना चाहता तो ऐसा लिख सकता था, और अब तीसरा डिफरेंशिएशन करूंगा तो गायब हो जाएगा कि नहीं, और इधर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये y डबल डैश होल अप स्क्वायर, और अब इसका डिफरेंशिएशन होगा और नीचे कांस्टेंट नंबर, इसको उधर दूसरी साइड क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये y डबल डैश ब्रैकेट स्टार्ट, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक को फर्स्ट और एक को सेकेंड, तो y ये ट्रिपल डैश, ये y डबल डैश इंटू वाई डैश, और जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 2y डैश और फिर y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश माइनस 1 प्लस y डबल डैश और ये y ट्रिपल डैश, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। लाइक टर्म्स को एक साथ कर लिया जाएगा। एक बात देखेंगे, ये टर्म और ये टर्म ऐड हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, और अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, इसलिए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, नोट करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोला हुज एक्सिस एक्स एक्सिस, यानी उन सारे पैराबोला के बारे में बात करी जा रही है जिनका एक्सिस एक्स एक्सिस है। यानी वो सारे पैराबोला कैसे होंगे जिनका एक्सिस एक्स एक्सिस है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सारे पैराबोला कैसे दिख रहे हैं, जिनका एक्सिस एक्स एक्सिस है कि नहीं। ओरिएंटेशन इधर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इन सभी पैराबोला के बीच में, लेकिन इन सभी पैराबोला के बीच में एक चीज़ कॉमन है, क्या, वो बात ये कॉमन है, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, इन सब में y कोऑर्डिनेट सबका क्या है, 0 है कि नहीं है, y कोऑर्डिनेट क्या है, 0। बस चेंज कौन सा हो रहा है, x चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जब पैराबोला के बारे में बात होगी तो मैं इसका कुछ वर्टेक्स एज्यूम कर लूँगा। तो इसका वर्टेक्स मान लो सपोज मैंने कर लिया अल्फा कॉमा 0। ये जो पैराबोला जितने दिख रहे हैं ये पैराबोला किस फॉर्मेट के दिख रहे हैं,
वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। लेकिन इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या रहता था 0,0 और यहाँ पे वर्टेक्स क्या है अल्फा, 0। तो इस वजह से इसकी इक्वेशन जो हो जाएगी वो ये हो जाएगी। अब दूसरी एक बात और कि किसी के दिमाग में ये ना आता है कि यहाँ a को माइनस रखना हो सकता है, तो ये हमने कहीं मेंशन ही नहीं किया है कि a प्लस है कि माइनस, वो सारे पैराबोलों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इस इक्वेशन को देखा जाए तो इस इक्वेशन को जब मैं देख रहा हूँ तो मैं यहाँ से ये बोल पाऊँगा कि इस इक्वेशन के अंदर देखा जाए तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं 2। भाई अल्फा और a मिला भी दोगे तो इसको एक न्यू कांस्टेंट तो इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। अब मैंने इसको जैसे इंट्रोड्यूस कर दिया तो यहाँ से 2 कांस्टेंट दिख रहे हैं a और c, तो इसका अलावा मेरे इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 2 बार। तो यानी कितना आ गया 2y y डैश इक्वल टू कितना बचेगा 4a, और अब y डैश इक्वल टू जब 2a आ गया तो अगेन मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो एक फर्स्ट और ये क्या बन जाएगा सेकंड, तो y डबल डैश और y का डिफरेंशिएशन ये 0 हो जाएगा। तो ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई जिनका एक्सेस x एक्सेस था, ये वो सभी पैराबोला के डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। इसको नोट कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल एलिप्स निकालना है जिसका सेंटर कहाँ पे लाई कर रहा है ओरिजिन, और वो सारे एलिप्स जिनका सेंटर ओरिजिन पे लाई करता है या तो वो हॉरिजॉन्टल एलिप्स होंगे, ये सारे एलिप्स कैसे हैं दिख रहे हैं हम लोग को, जिनका सेंटर क्या है ओरिजिन, और ये कैसे एलिप्स दिख रहे हैं हॉरिजॉन्टल, और या फिर वो सारे एलिप्स क्या हो सकते हैं वर्टिकल। लेकिन हमें ध्यान है क्या कि अगर सेंटर ओरिजिन है तो उस केस में एलिप्स की इक्वेशन ये आ जाएगी। अब यहाँ पे चाहे हॉरिजॉन्टल एलिप्स हो चाहे वर्टिकल, इक्वेशन तो सिर्फ इसी से लिखी जाती थी, बस आइडेंटिफाई इससे किया जाता था कि a ग्रेटर है b से तो ये होगा, और b ग्रेटर है तो a से तो ये क्या होगा वर्टिकल। लेकिन हमें यहाँ पे a और b के रिलेशन क्या है उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब यहाँ से इस बात से है कि इसमें इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कितने हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि इस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट कांस्टेंट कितने हैं 2 हैं, तो इसलिए इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार होगा 2 बार। तो यहाँ से 2x अपॉन a स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, और ये 2y डैश अपॉन b स्क्वायर 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। अब थोड़ा सा हमें ध्यान रख के इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ध्यान रख के नहीं करूँगा तो a और b को एलिमिनेट करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो मैंने ध्यान दिया कि इसको ऐसे कर देता हूँ और क्या कर देता हूँ x को नीचे कर लेता हूँ और b स्क्वायर को दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर देता हूँ, और देन अब मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूँ तो a और b भी क्या हो जाएंगे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो डिफरेंशिएट कर दोगे तो जैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0, और ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फार्मूला बन जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू वाई डैश माइनस, और ये इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर उधर ट्रांसफर हो जाएगा, एक को फर्स्ट एक को सेकेंड, और y का डिफरेंशिएशन y डैश। तो यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी x y डबल डैश y डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू y इंटू वाई डैश। ये इसका इक्वेशन आ गया है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फ्रेमिंग का काम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो आर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का मतलब सबसे पहले हम लोग ये ध्यान रखें, ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है पाथ, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ, और आर्थोगोनल का मतलब हम लोग को पता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे एक सपोज एक कर्व दे दिया गया है y इक्वल टू एफ एक्स, तो हमारा एम ये होगा कि इस कर्व के ऊपर जितने भी 90 डिग्री बनाते हुए कर्व होंगे उन सब की इक्वेशन निकालना,
और ये जो कर्व हैं गिवन कर्व के ऊपर 90 डिग्री बनाते हुए जो कर्व हैं इनकी इक्वेशन ही कैलकुलेट हम लोग को करनी है। यही क्या कहलाएगी हमारी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो इसमें करा कैसे जाता है अब मैं वो तुमको बता रहा हूँ। देखो हम लोग को क्या होगा कि कोई इक्वेशन दे दी जाएगी, कोई भी इक्वेशन दे दी गई, तो जब कोई इक्वेशन दी जाएगी तो उसके अंदर x और y का टर्म होगा, साथ साथ उसके अंदर कोई एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। हमारा एम क्या होगा कि हम सबसे पहले इसका डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि डिफरेंशिएशन कर देंगे। हमको डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये x y c इसका टर्म होगा, कुछ चीज़ें इसमें दिखेंगी नहीं, वो सब तुमको उसी में दिखेंगी। अब जब तुम इसका डिफरेंशिएशन कर लोगे तो ये पूरी इक्वेशन किसमें dy बाई dx के फॉर्म में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, किसमें। अब भाई तुमने इसका डिफरेंशिएशन जैसे किया तो ये इक्वेशन कैसी दिख रही होगी, फंक्शन के अंदर x का टर्म है, y का टर्म है और साथ में किसका टर्म होगा, dy बाई dx का इक्विवेलेंट टू 0 ये। अच्छा तुमने एक खास बात यहाँ पे देखी होगी कि हमने c नहीं लिखा है, तो हम लोग को एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम इस तरीके की इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें से ये c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट होना कंपलसरी है, उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। एलिमिनेट कर देने के बाद चूंकि मुझे ऑर्थोगोनल बनाना है तो एक बात ज़रा सोचो, अगर इस कर्व का स्लोप dy बाई dx है तो इस ऑर्थोगोनल का जो स्लोप होगा वो माइनस dx अपॉन dy हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी वजह से dy बाई dx को रिप्लेस कर दिया जाएगा dx अपॉन dy में, और इसको रिप्लेस कर देने के बाद ये इक्वेशन एक्स वाई माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी। और उसके बाद ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व कर देने के बाद जो भी इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन गिवन कर्व के ऊपर ऑर्थोगोनल कर्व को रिप्रेजेंट करेगी। नोट करेंगे, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे हमने ये दो क्वेश्चन लिखे हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। इन फैमिलीज की हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालनी है। सबसे पहले ये इक्वेशन दे दी गई है, फर्स्ट वाला पार्ट ए क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि जो भी इक्वेशन दी जाएगी उसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो हमने इसका डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन जैसे यहाँ पे करेंगे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन बच गई है वो सिर्फ ये बच गई है। और अब खास बात क्या, जब मैं डिफरेंशिएशन कर लिया तो डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या इस इक्वेशन के अंदर कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, नहीं है। अगर इनकेस यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता तो पहले मैं इसको एलिमिनेट करता। कैसे एलिमिनेट करता, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। इसको अगर मैं मान लूँ सेकंड मान लेता, तो एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मतलब गिवन कर्व और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो इक्वेशन आई है उससे पहले मैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को क्या करता, एलिमिनेट। जब वो एलिमिनेट हो जाता तब मैं इसमें dy बाई dx को रिप्लेस करता माइनस dx अपॉन dy। तो ये x प्लस वाई एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, और अब ये देख रहे हैं कि एक नॉर्मल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई है, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये log y इक्वल टू log x, सब कुछ log में है इसलिए कांस्टेंट भी log वाला लगा दिया हमने। तो ये y इक्वल टू क्या हो गया, cx, ये आ गया। ये इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री हो गई। अब थोड़ा सा खुद ऑब्जर्व करोगे तो तुम पाओगे कि हाँ ये जो हमने निकाला वाकई में इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है। देखो ये इक्वेशन किसकी है, सर्किल की है कि नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, ए स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन हम लोगों ने निकाली है उसकी इक्वेशन क्या है, y बराबर mx
y बराबर mx जो इक्वेशन होगी वो हमेशा कहाँ से पास होगी, सर्किल के सेंटर से। कौन से सर्किल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, ए स्क्वायर। अच्छा, जैसे इसके सेंटर से मैं इसको पास करा रहा हूँ तो सब लोग ध्यान करो कि सर्किल के सेंटर से जो लाइन पास होती थी उसका नाम नॉर्मल होता था कि नहीं होता था, क्यों, क्योंकि नॉर्मल ऑफ द सर्किल ऑलवेज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये हमेशा नॉर्मल है, तो इस वजह से ये 90 डिग्री बना रहा होगा कि नहीं। और सी क्या है, कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी, तो उसकी तो वैल्यू तो इनफाइनाइट वैल्यू है। तो इसके अंदर ये सारी लाइनें कैसी दिख रही हैं, इस सर्किल के ऊपर ऑर्थोगोनल दिखनी चालू हो गई कि नहीं चालू हो गई। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बात समझ में आ गई कि नहीं। पहले इसको नोट करेंगे फिर सेकेंड क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। अब सेकेंड डाला, तो सेकेंड में y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax ये दिखा गया था। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a, तो ये y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2a आ गया। अब इस इक्वेशन में देखेंगे तो तुरंत हमारे दिमाग में बात आ जाएगी, क्या ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर क्या है इन्वॉल्व हो रहा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो पहले आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट। तो हम सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट कर देंगे, तो y ये 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2x। अब जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हट जाएगा तो वहाँ से तुरंत dy बाई डी एक्स रिप्लेस बाई माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई। और अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, y dy इक्वल टू माइनस 2x dx। और अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, तो यहाँ से जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये y dy माइनस 2x dx, और ये कितना आ गया, यहाँ से इसको k लगा देंगे। तो ये आई इक्वेशन आ रही है। तो ये हो गई हमारी बात ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की, नोट कर लेंगे।